जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज खास तौर पे बात करेंगे एक बड़ा बर्निंग और एक बड़ा संगीन अवामी मसला है बिजली की लोड शेडिंग का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब से उन्होंने हुकूमत संभाली है, तकरीबन अब 3 माह हो गए हैं इस मखलूत हुकूमत को, नून लीग की पीपल्स पार्टी को, तो हर रोज हमें ये खबर सुनने को मिलती है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बहुत परेशान हैं अवाम के इस मसले को लेके। रोजाना की बुनियाद पर इजलास बुलाए जा रहे हैं, सो मच सो कि आज मामूल से हटके मंडे के रोज जो फेडरल कैबिनेट का इजलास बुलाया गया था उसमें भी बिजली की लोड शेडिंग, बिजली का बहरान वो मेन एजेंडा था, वो मेन पॉइंट था डिस्कस करने वाला। बार बार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वजारत की तरफ से, वजारत तवानाई की तरफ से ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं। ना सिर्फ वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं बल्कि उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो वजारत तवानाई के वजीर साहब की तरफ से भी और बाकी वज़रा की तरफ से भी वादे जरूर किए जाते हैं अवाम के साथ, तारीखें जरूर दी जाती है, लेकिन क्या वजह है कि 3 महीनों के अंदर बिजली का बहरान, बिजली की लोड शेडिंग पर हुकूमत काबू पाते हुए कामयाब नजर नहीं आती। अब अवाम ये बार बार सवाल कर रहे हैं कि इस कदर शदीद गर्मी है और लोड शेडिंग के हवाले से वादे और तारीखें तो मिल रही हैं लेकिन बिजली हमें नहीं मिल रही। साथ में बिजली मुसलसल महंगी किए चले जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, उसके बावजूद बिजली नहीं मिल रही। अभी पिछले हफ्ते आम सारिफीन के लिए, पाकिस्तान के बाकी सारिफीन के लिए 8 रुपए बिजली महंगी हुई और आज ही कराची में के इलेक्ट्रिक के सारिफीन के लिए 10 रुपए की बिजली महंगी हो गई। पिछले हफ्ते आपने देखा कि कराची में जिस तरह से अवाम सड़कों पर निकल आए, सिर्फ कराची में ही नहीं मुल्क के बाकी शहरों में भी, तो अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अब उन्हें वादे नहीं चाहिए, उन्हें बिजली चाहिए। अब बिजली कहाँ है? क्या इमरान खान अपने साथ लेकर तो नहीं चले गए? हुकूमत का मौकिफ है, हुकूमत का बयानिया है कि साबिका हुकूमत की चंद नाअहलियों की वजह से पावर प्लांट्स बंद थे, उनकी मेंटेनेंस नहीं की गई, फ्यूल नहीं लिया गया, इन सब चीजों की वजह से बिजली की पैदावार पे फर्क पड़ा है और डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है जो कि मीट अप नहीं की जा सकती। साबिका हुकूमत से, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बात की जाए तो वो इसके बिल्कुल उलट बयानियां देते हैं। वो कहते हैं कि जी हम तो कारखाने तमाम चालू हालत में चलते हुए छोड़ के गए थे, फ्यूल के पैसे भी हम सब भर के गए थे, यहां तक के खजाने में एक्स्ट्रा पैसे छोड़ के गए थे। ये सिर्फ और सिर्फ मौजूदा मखलूत हुकूमत की नाअहली है। ये बयानिया है इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का। बहरहाल बतौर सहाफी हमें अवाम की आवाज बनना है, अवाम के सवालात पहुंचाने हैं। तो आज प्रोग्राम में खास तौर पे हमने दावत दी है, जहमत दी है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, ही इज वेरी काइंड के वजीर तवानाई, विफाकी वजीर तवानाई जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे वो सब सवाल करेंगे बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से जो आप करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मुबारकबाद दी जाए वज़ारत तवानाई संभालने पे या आपसे इजहार हमदर्दी किया जाए? मैं दुआ का तलबगार हूँ कि अल्लाह ताला वो मेहनत करने की तौफीक दे पाकिस्तान की आवाम के लिए कि हम उन्हें रिलीफ दे सकें। तो आपके नाजरीन से दुआ की दरखास्त है। दुआएं सबकी साथ हैं, आपके भी साथ हैं, क्योंकि आप लोग कामयाब होंगे तो आवाम खुशहाल होंगे। आई मस्ट से कि खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत मेहनती वजीर हैं और उन चंद वज़रा में से, चंद सियासतदानों में से एक हैं जिनको जो भी वजारत दे दी जाए वो उसमें मयार पे और कामयाबी पे पूरे उतरते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि 3 महीने हो गए आपकी हुकूमत को, अभी तक बिजली के बहरान पे काबू नहीं पाया जा रहा? आप लोग वादे करते हैं, तारीखें देते हैं, डेट्स देते हैं, बट बिजली नहीं देते, क्या वजह है? जी, इसमें 3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो जिसे हम कहेंगे अजाब इमरानी। अजाब इमरानी के 4 सिमतें थी। एक तो उनकी नालायकी थी, अच्छा, दूसरा उनकी सीपैक दुश्मनी थी, ठीक, तीसरी उनकी नैब गर्दी थी, ठीक, और चौथा उनकी सियासी बुज़दिली थी। अब नालायकी क्या है? नालायकी की मिसाल ये है कि 3 दिन पहले अल्लाह ताला के करम से करोट आज़ाद कश्मीर के मुकाम पर एक 720 मेगावाट का पन बिजली का मंसूबा जो है स्टार्ट हो गया, वो आगाज हो गया। इसे जो है 6 महीने पहले सिस्टम में आना था। ये सीपैक का प्रोजेक्ट है, सदर शी जिनपिंग और नवाज शरीफ के दस्तखत हैं इसके ऊपर। अच्छा। लेकिन चूंकि इनका इस पे फोकस नहीं था तो लिहाजा वो डिले हो गया। अब वो जो 720 मेगावाट मुझे पिछले महीने चाहिए थे वो मुझे नहीं मिले। इस तरह सीपैक दुश्मनी की मिसाल जो है वो थर कोल पे बनने वाला एक शंघाई इलेक्ट्रिक का प्लांट है 1214 मेगावाट। अब इस प्लांट की बेहद अहमियत है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कि ये थर कोल से चलने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और अगर ये कामयाब होता है इंशाअल्लाह तो फिर थर कोल के लिए बहुत ज्यादा नए दरवाजे खुलेंगे उसके इस्तेमाल के लिए। अच्छा।
लेकिन ये सी पैक से जो दुश्मनी थी इमरान खान साहब को और उनके वज़रा को, उन्होंने अथॉरिटियां भी बनाई लेकिन वो नाकाम रहे। जो उसकी कानूनी कुछ शिकें थी पूरी करनी थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। लिहाजा जो शंघाई इलेक्ट्रिक थर्ड कोल है 1214 मेगावाट, वो अब इंशाल्लाह दिसंबर में एक्सपेक्टेड है। अब उसको पुश किया हुआ है, अल्लाह करेगा। हमने उनकी जो कानूनी कुछ शिकें थी वो भी पूरी कर दी हैं। तीसरा जो नैब गर्दी है, नैब गर्दी की मिसाल तरीमू पे लगा हुआ एक और 1200 मेगावाट का RLNG का प्लांट है। अच्छा, जिसे 2019 में से मुकम्मल होना था। वो ये उन 4 प्लांट्स में है जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने लगाए थे। इसके ऊपर नैब का केस कर दिया गया जी कि ये इसमें खराबी है, इसकी जो एक्विजिशन है और इसमें जो चीजें हैं, इसके जो ठेके हैं, घपले और करप्शन का नुकसान ये हुआ है कि 26 महीने ये प्रोजेक्ट डिले है। अच्छा, और इसको टेस्टिंग की गैस भी नहीं दी गई, हमने दी है जून में। इंशाल्लाह अगले महीने जब गैस अवेलेबल होती है तो ये काम शुरू कर देगा। जो आपके नाजरीन के लिए समझने की बात यह है कि ये सिर्फ 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 3200 मेगावाट हैं, जो अगर मेरे पास होते तो मुल्क में 3 घंटे लोड शेडिंग कम होती आज, यानी बहुत कम रह जाती ना। 3 घंटे अगर नहीं होती लोड शेडिंग आज से कम होती। तो ये मिसाल है। लेकिन एक चौथी चीज भी है जो मफलूज, जिसका मैंने जिक्र किया कि इमरान खान साहब की जो सियासी बुजदिली थी वो ये थी कि उन्होंने 1.5 साल से बिजली की कीमतें जो हैं उसमें इजाफा नहीं किया। आखिरी रीबेसिंग जो है वो 2021 में फरवरी में हुई थी। अब उसके बाद से खासतौर पे इस साल में जो कैलेंडर ईयर है, पूरी दुनिया में तेल की, गैस की, कोयले की कीमतों में एक नाकाबिले यकीन इजाफा हुआ है, यानी भयानक इजाफा हुआ है। उसको जब तक आपने अकाउंट फॉर नहीं करना तो पाकिस्तान की जो मालियात है, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, पावर सिस्टम है, वो सारा कोलैप्स हो जाएगा। तो अब ये चारों चीजें जो हैं, एक वजह ये है कि बिजली की कीमत वक्त पे नहीं बढ़ाई, जो प्रोजेक्ट थे जिन पर काम करना था नहीं किया, सीपैक की नजर कर दिया, नैब गर्दी कर दी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि वस्त अप्रैल से एक हीट वेव पाकिस्तान में जारी है। इस दफा तो मौसम बहार नहीं आया, हम ठंडे मौसम से सीधा गर्मी में चले गए, शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से एक गैर मामूली हमें तलब का सामना हुआ है। और 30 जून को आपके नाजरीन को जो इस पर नजर रखते हैं, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा तलब रिकॉर्ड की गई है 30,009 मेगावाट की। अच्छा। जिसकी वजह से हमें अब स्क्रैम्बल करना पड़ रहा है, लोड हर जगह बढ़ रहे हैं और हमें उसका जो है मुकाबला करना है। तीसरी जो उसकी मेन वजह है लोड शेडिंग की, वो यही है जिसका पहले जिक्र हुआ 2 दफा, कि पूरी दुनिया में फ्यूल की इतनी कीमतें बढ़ चुकी हैं कि हमने जो बिडिंग कराने की कोशिश की थी जुलाई के लिए, उसमें हमें कामयाबी नहीं हुई। और अभी भी हम बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो गैस की बजाय डीजल पर और फर्नेस ऑयल पर चला रहे हैं। अगर गैस अवेलेबल हो जाती है, जैसे ये त्रीमू का प्लांट जिसका मैंने जिक्र किया, ये जो 1214 मेगावाट बंद पड़ा था, ये चल पड़ेगा तो हमें बेहतरी आ जाएगी। लेकिन जब गैस मुहैया होगी, जब गैस मुहैया होगी। लेकिन अभी जो आज के दिन में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। एक तो ये है कि देखिए ना, एक ये भी आपको इसमें पेचीदगी है बिजली पैदा करने में। जून के महीने में जब सबसे ज्यादा डिमांड है, हमारे पास अभी बर्फ पिघली नहीं होती, डैम्स में पानी है, तो हमारी जो 8,500 की हाइडल जनरेशन कैपेसिटी है वो 3,000 पे चल रही है। ठीक। अच्छा। अब अल्लाह के करम से उसमें बेहतरी आई है पिछले 4 दिनों में, पिछले थर्सडे से लेकर अब तक बेहतरी आई है। तो लेकिन लोड शेडिंग मजीद खराब होती जा रही है। बिजली की लोड शेडिंग की सूरत आप देखेंगे कल बेहतर हो जाएगी। कल से बेहतर कल बेहतर हो जाएगी। कल से कितनी बेहतरी आएगी, या आप एक और वादा कर रहे हैं? नहीं, मैं वादा तो अब मैंने ये सबक सीख लिया कि मैंने कोई वादा नहीं करना। अल्लाह ताला से तारीख नहीं देनी, अल्लाह ताला से मदद की दुआ करनी है और पाकिस्तान के अवाम से दुआ की अपील करनी है। यानी कि आपने हाथ खड़े कर दिए? नहीं कि अब मैं कोई वादा नहीं करूंगा कि जी लोड शेडिंग कब खत्म हो रही है। नहीं, देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि इंशाल्लाह कल से जब तरबेला अपनी फुल कैपेसिटी कल शाम तक शुरू कर देगा, तो उसका मतलब ये है कि जहां हमें 1,000 मेगावाट अवेलेबल था, हमें 3400 मेगावाट अवेलेबल होगा। 2,500 एक्स्ट्रा मेगावाट का मतलब है कि कम से कम 2 घंटे की लोड शेडिंग मुल्क के उन इलाकों में जो अपने बिल देते हैं वो कम हो जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सारी आपने टेक्निकल बात एक बात ये उसमें ये है कि फिर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ईद से पहले किसी दिन 8 को या 9 तारीख को जो कराची में हमारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट रीफ्यूल हो रहा है 1100 मेगावाट का, वो भी इंशाल्लाह सिस्टम में आ जाएगा। तो
उससे 1 घंटा मजीद कमी हो जाएगी। तो ईद की जो आपके सामने मैं जरूर अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी से कहूंगा कि ईद की छुट्टियों में आपके नाजरीन को पूरे मुल्क में लोड शेडिंग में वाज़े बेहतरी नजर आए। यानी कि लोड शेडिंग ईद के दौरान भी यकसर खत्म नहीं होगी। नहीं, जीरो लोड शेडिंग नहीं होगी। नहीं, देखिए जीरो लोड हो जाएगी। देखिए नहीं, जीरो लोड शेडिंग जिन इलाकों में 18, 20 घंटे हैं वहां भी कम हो जाएगी, वहां 20 की जगह आप 19 घंटे कर देंगे, लेकिन लोग तो तड़प रहे हैं ना, लोग तो मुसीबत में हैं। वहां डेफिनेटली 20 से बहुत कम नीचे आएगी। देखिए ये लफ्ज कहना कि जीरो लोड शेडिंग पाकिस्तान में करना नामुमकिन है, इसलिए कि हमारे बहुत बड़े इलाके ऐसे हैं जहां से हमें ना कोई बिल वसूल होता है, जहां चोरी बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से वहां बिजली देना उन लोगों से ज्यादती है जो अपना बिजली का बिल पूरा दे रहे हैं। ये मुझे आपसे सवाल करना है, ये बहुत अहम बात है। अगर मैं बिजली का बिल मुकम्मल भर रही हूँ और इतना महंगा बिजली का बिल दे रही हूँ, उसमें टैक्सीज भी लग रहे हैं मुझे, उसमें पीटीवी की फीस भी लग रही है मुझे, और मैं अपने नॉर्मल टैक्सीज भी पे करती हूँ, इनकम टैक्स वगैरह, तो मुझे किस बात का अजाब मिल रहा है? तो फिर लेकिन वहां रहने वाले भी हमारे पाकिस्तानी भाई और बहनें हैं, उन्हें आप उनकी बिजली काट नहीं सकते। मैं नहीं काटना चाहता उनकी बिजली। उन्हें ये जानते बूझते हुए कि बिल नहीं आएगा, आपने कुछ ना कुछ बिजली देनी है। क्यों देनी है आपने? पानी के लिए, जो बिजली चोरी कर रहे हैं, जो पीने के पानी के लिए, शहरी अपना चाहे 2 घंटे दें, लेकिन पीने के पानी की मोटर चलाने के लिए आपने बिजली देनी है। तो ये एक बड़ा पेचीदा मामला है, इसलिए हमारा आप टैक्स गुजारों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं नहीं, इसलिए मैं कह रहा, मैं नहीं करना चाहता। इसलिए लोड शेडिंग पूरे मुल्क में सिफर करने का मतलब ये है कि वो लोग जो अपने बिल भरते हैं उनके साथ ज्यादती होगी, क्योंकि उनकी कीमत ऊपर जाएगी, उनकी कीमत बहुत ऊपर जाएगी। लिहाजा हमारा बेंचमार्क ये है कि मुल्क के जो बेशतर बड़े शहर हैं उनमें लोग अपने बिल्स पे करते हैं। बाज ऐसे हमारे कस्बे भी हैं छोटे जहां वहां भी लोग अपने बिल्स पे करते हैं। तो लिहाजा हम उनको कैटेगरी 1 और 2 हम कहते हैं जी, जिन पे 76% लोग ऐसे हैं जो अपने बिल्स पे करते हैं। तो लिहाजा उनको ईद की छुट्टियों में बहुत बेहतरी महसूस होगी। जिस तरह 20 और 21 जून को जब डिमांड कम हुई तो अचानक लोड शेडिंग भी, क्योंकि मौसम बेहतर हो गया ना। हाँ, तो ये शुरू हो गई थी, मौसम बेहतर हो गया। ये हमें में लोग छुट्टियों पे चले जाएंगे, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। तो हम अपनी मैक्सिमम जनरेशन इस वक्त अचीव कर चुके हैं, विच इज 25,000 मेगावाट। फिर भी शॉर्टेज है, लिहाजा इसको अभी हाइडल से फिल किया जा रहा है, न्यूक्लियर से फिल किया जा रहा है। और ये मैं जरूर कह सकता हूं फिर बड़ी आजिज़ी से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि इंशाल्लाह अगला जो आने वाला साल है, जुलाई में शुरू हो गया है, 30 जून तक हम इंशाल्लाह कम से कम 5,000 मेगावाट बिजली नई ऐड करेंगे। किस के जरिए? करोड़ के जरिए कुछ ऐड हो गई? करोड़ तो ऐड हो गया ना, 720 तरीमों के जरिए कुछ ऐड करेंगे आप? हाँ, नहीं, तरीमू 1200 ऐड होगा, थरकोल का पूरी एक थरकोल 1200 ऐड होगा जो अभी नहीं है हमारे पास। और कौन थरकोल पे 5-6 और प्रोजेक्ट्स हैं छोटे छोटे, कोई 600 का है, कोई 700 का है। तो ओवरऑल हम कोई 4600 मेगावाट ऐसे हैं जो जिसे हम कहते हैं बेस लोड, यानी जो स्टडी चलेंगे। उसके अलावा सोलर भी हैं हमारे पास, जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर भी है हमारे पास, विंड भी है। तो ये सारे जो है मिलकर 5,000 कम से कम मेगावाट हम ऐड करेंगे। तो अगला जो फिस्कल ईयर है, जो नया फिस्कल ईयर है, उसमें दौरान मुख्तलिफ औकात पर ये सिस्टम्स में आना है। और ये सारे प्रोजेक्ट्स वो हैं जो मोहम्मद नवाज शरीफ के लगाए हुए हैं, जो अब ऑनलाइन आ रहे हैं। लेकिन खुर्रम साहब देखिए ना, अब 2-3 महीने रह गए। असल मुश्किल का वक्त तो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक होता है। तो 4 महीने तो गुजार दिए अवाम ने आप लोगों की बातें सुनते हुए कि जी पिछली हुकूमत जिम्मेदार है, पिछली हुकूमत कहती है हमसे नहीं। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना जी कि मिड जुलाई से 3 महीने रह गए, मिड जुलाई से हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, मजीद बेहतर और बेहतर रहेंगे। अब आपने एक और तारीख दे दी है। नहीं, आपने कहा था मैं तारीख नहीं दूंगा, लेकिन अब देखिए ना, हमारे पास तखमीने हैं। मसलन देखिए, ऑनेस्टली हमारा ये ख्याल था कि जो न्यूक्लियर प्लांट है हमारा K2, वो जून के आखिर में ऑनलाइन आ जाएगा, लेकिन वो एक रिफ्यूलिंग, एक पेचीदा प्रोसेस है, उनको वक्त लग रहा है, हम उनको पुश कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसे सेंसिटिव इश्यूज में ज्यादा पुश भी नहीं कर सकते, लिहाजा वो इंशाल्लाह 8 या 9 तारीख को आ जाएगा। इसी तरह जो ये सारे प्लांट्स हैं जो तकरीबन तैयारी के आखिरी मरलों में, और हमने CPEC के इशूज रिजॉल्व कर दिए हैं, तो ये जब पूरे साल में आएंगे तो हमें ये उम्मीद है कि अगला मौसम गर्मा जो है हमारी मेहनत की वजह से, हमारी काविश की वजह से पाकिस्तानियों के लिए बहुत बेहतर साबित, रिलीफ का साल होगा।
जी इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ी डज, सबसे बड़ा नुकसान जो लग रहा है वो दो चीजें, एक तो महंगाई की वजह से, दूसरा लोड शेडिंग की वजह से। और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जो कारकर्दगी है उन पे यही दो सबसे बड़े सवालिया निशान है कि जी महंगाई आपके दौर में देख लें 21%, 23% को टच कर रही है। बिजली की लोड शेडिंग देख लें, लोग यही कहते हैं कि जी इमरान खान था, लाइट आ रही थी, कम से कम मैं बात करूंगी, मेरे इलाके में इमरान खान था, लाइट आ रही थी, लेकिन जब से 11 अप्रैल से मखलूत हुकूमत आई है मेरे इलाके में बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। देखिए, जितना बड़ा इल्जाम है उतना बड़ा क्रेडिट आएगा इंशाल्लाह, और हम आपके सामने आकर खुद पेश करेंगे कि जो हमारे देख, और मैं फिर कहूंगा कैटेगरी 1 और 2 के जो फीडर्स हैं वो हमारा पहला टारगेट है। उसके बाद देखिए एक ये भी है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें जो हमारे सबसे खराब फीडर्स हैं वहां भी कुछ बिजली देनी है, और एक मुल्क में एक वफाक है ना, ये भी हमें गौर करना है। एक वफाक है, 4 सूबे हैं, बाद सूबों में बहुत मखदूश सूरत हाल है बिलिंग की और लॉसेस की। के इलाके हो गए, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन बहरहाल हमने उन्हें कुछ बिजली देनी है। उनको बिजली देने की कुछ कीमत आप अदा करते हैं लोड शेडिंग की सूरत में, जो कि मेरे नजदीक अनफेयर है। जो आप समझती हैं कि अनफेयर है, लेकिन बहरहाल आपका हक है, लेकिन बहरहाल हमें एक लार्जर व्यू हमें देखना है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। तो ये इशू यही है कि वहां उसके लिए जो इंतजाम सोचा गया है वो यही है कि उन इलाकों में मैसिवली सोलर इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह ईद के बाद जुलाई के आखिर में या अगस्त के आगाज में हम एक मैसिव सोलर पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, ना सिर्फ बड़े प्लांट्स के लिए, बल्कि कोशिश ये होगी कि हर जो आम एक छोटे घर वाला हमारा भाई है या बहन है, उनको ये ऑप्शन दिया जाए कि वो कम कीमत पर किस्तें देकर सोलर लगवा लें। ओके, और किसने कौन, बैंक्स देंगे या नहीं, जितना वो बिल दे रहे हैं उसी बिजली के बिल में से उसको माइनस हो जाए उनकी सोलर, उसमें से इस्तेमाल किया। कब तक ला रहे हैं ये पॉलिसी? जी हमारी कोशिश है कि अगले 2 महीने में किसी वक्त अगस्त के एंड तक आ जाए। और दूसरा ये कि जो एक मैसिव प्रोजेक्ट अभी शुरू होगा वो पाकिस्तान की सरकारी इमारतों को सोलर पर शिफ्ट करने का, जिसका आगाज हम सेक्रेटेरिएट से करेंगे, पाकिस्तान टेलीविजन से करेंगे, एंड स्लोली इट विल बी रोल्ड आउट। जैसे जैसे उसके मैकेनिक्स और फाइनेंशियल्स बेहतर हो जाएंगे तो वो भी सामने आ जाएगा। और तीसरी जो चीज है वो ये है कि हमारे जो काश्तकार भाई हैं जिनके ट्यूबवेल्स हैं, उनका बहुत हमारे ऊपर एक प्रेशर है कि जी उनको सोलर पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन उसके लिए भी एक पैकेज डिजाइन करना, जिस तरह हर घर वाले के लिए पैकेज डिजाइन करना जरूरी है, तो सोलर ट्यूबवेल के लिए भी पैकेज डिजाइन करना जरूरी है। वो हम कर रहे हैं। सबसे एडवांटेज इस वक्त ये है कि सोलर जो है वो बाकी तमाम ईंधन के मुकाबले में इस वक्त उसकी कीमत तकरीबन 1/4 है। तो लिहाजा हमारे लिए बहुत अट्रैक्शन है कि ना सिर्फ हम इसको इस्तेमाल करते हुए, और पूरी दुनिया में इसके लिए फंडिंग भी अवेलेबल है, उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का जो फ्यूचर एनर्जी लैंडस्केप है उसको सीधा कर दें। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, आपकी बातें बड़ी प्रॉमिसिंग, बड़ी अच्छी, बड़ी फ्लावरी लग रही हैं, लेकिन आप बार बार सोलर पे इतना जोर दे रहे हैं। सो मुझे सवाल करने दीजिएगा कि सोलर के हवाले से, कि कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से सलमान शहबाज का नाम सामने आ रहा है। अभी पाकिस्तान तरीके साहब ने कल खुल के इल्जाम लगा दिया कि जी ये इसलिए लोड शेडिंग कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले ताकि सोलर को इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, और सोलर के मामलात सलमान शहबाज देख रहे हैं उनके मुख्तलिफ ममालिक के साथ, शायद वज़ीर आज़म शहबाज के साथ या बाकी मामलात के साथ। वो कहीं मीटिंग्स में बैठे हुए थे, वहां उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिसीव किए हैं, और मतलब अब ये घपले का, ये करप्शन का एक नया कोई शरीफ फैमिली बिजनेस। यही तो देखिए ना जी, अगर आज तरीमू के 1200 मेगावाट नैब की नजर ना हुए होते तो कम से कम कुछ 1.25 घंटा लोड शेडिंग कम होती। ठीक, तो इस तरह के बयानात और इल्जामात ये मुस्तकिल तौर पे लगा रहे हैं। जिस तरह कल साबिका वजीर इंसानी हकूक ने इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे लगा दिया कि हिंदुस्तान से उनके ताल्लुकात हैं, हिंदुस्तान को ऐसे कर देंगे। देखिए तहरीक इंसाफ का सबूत से, शवाहिद से और सच से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ताल्लुक है झूठ से, प्रोपेगेंडे से, इल्जाम लगाने से। सोलर पावर के कोई कॉन्ट्रैक्ट सलमान शहबाज के पास नहीं है जी, उनके पास कोई अभी तो देखिए, अभी तो पॉलिसी डिवाइस नहीं हुई। अगर हमने रिस्पॉन्सिबली पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक पॉलिसी देनी है, और जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो ये मैं इतना आपके प्रोग्राम में बता सकता हूं, पॉलिसी है रिवर्स बिडिंग की।
इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये कैपेसिटी है, जो सबसे सस्ती हमें ऑफर करेगा वो हम ले लेंगे, जो सबसे सस्ती ऑफर करेगा हम ले लेंगे। उसमें सलमान शहबाज साहब की जो मर्जी हो उसमें, अगर हो सकती है उसमें सलमान शहबाज, देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सलमान शहबाज के पास, हमारे पास अगर एक कंपनी आती है और वो कहती है कि अच्छा जी मैं 3 सेंट पर आपको बिजली का यूनिट देने के लिए तैयार, तो हम ये इससे कतई नजर है कि कौन उसको स्पॉन्सर कर रहा है, हमें तो लेकिन यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ जाएगा कि एक तरफ वज़ीर आज़म, दूसरी तरफ उनके साहबजादे के शेयर्स हैं किसी कंपनी में या किसी कंपनी को ये हमारा टेस्ट है कि शफाफियत उस सारे प्रोसेस में होगी या आप इंश्योर करवा रहे हैं। पूरी दुनिया की इस पे नजर है, सिर्फ हमारी तो नजर नहीं, पूरी दुनिया के लोग उसको चेक करना चाहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा लार्ज स्केल सोलर की बिडिंग होने जा रही है। हम इसके प्रोसेस इस तरह डिजाइन करेंगे कि सब शफाफियत हो, और असल इशू ये है जिसकी तरफ हमें वो कहते हैं ना आईज ऑन द प्राइज ये है कि पाकिस्तान के अवाम को वाफर बिजली सस्ती कीमत पर फराहम करनी है। दैट इज द प्राइज एंड दैट्स वेयर वी हैव आवर आईज। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सलमान शहबाज की कंपनी बिड कर सकती है। ये इल्जाम है, इस वक्त प्योर इल्जाम है, इस वक्त प्योर इल्जाम है। ठीक है, चल, लेकिन हमारी आपने कहा आईज ऑन द प्राइस, हमारे आईज ऑन द कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस नहीं, जरूर अब ये आपका हक है, आप जरूर करें, और इसको हम इंटायरली देखिए पीएमएलएन का रिकॉर्ड है, 3G 4G का ऑक्शन हुआ, उसके ऊपर बड़े इतराजात हुए, लेकिन वो स्ट्रिंजेंटली ट्रांसपेरेंट था, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को हालिया सालों में जिस एक सिंगल आप कह सकते हैं स्टेप वो 3G 4G था, जिसने पूरी मोबाइल की इंडस्ट्री को जो है वो रेवोल्यूशनाइज कर दिया। तो वो इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था कि उसके ऊपर उन्होंने नैब के केसेस भी किए, दूसरे केसेस भी किए, लेकिन वो नाकाम हुए, तो ये इसमें भी नाकाम होंगे। ओके, ठीक है, चलिए आपने इसको क्लैरिफाई कर दिया। पंजाब में आज 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली अनाउंस की गई है, क्या ये सियासी रिश्वत है? क्योंकि पंजाब में अभी बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, और ये आप सब्सिडी कहां से कलेक्ट करेंगे, कहां से फिल इन कहां से करेंगे जो 100 यूनिट मुफ्त बिजली आप दे रहे हैं? एक तरफ लोड शेडिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप 100 यूनिट की मुफ्त बिजली दे रहे हैं। नहीं, देखिए 100 यूनिट मैं इसको स्ट्रिक्टली बता दूं आपके नाज़रीन के लिए ताकि इबहम ना हो, ये सब के लिए 100 यूनिट नहीं है, ये उन हमारे गरीब तरीन शहरियों के लिए है जिनका पिछले 6 माह में किसी भी महीने 100 यूनिट से ऊपर बिल नहीं किया। ठीक है, ये चेक है इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सिर्फ गरीब तरीन लोग ही सब्सिडी से फायदा उठाएं। जो लोग ज्यादा, मतलब अगर किसी ने ज्यादा यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो उसका मतलब है उसमें पेइंग कैपेसिटी है। तो जो लोग जिनका बिल पिछले 6 माह से 100 या 100 से नीचे यूनिट थे, उनके लिए हुकूमत पंजाब सब्सिडी कहां से आएगी? वो बजट में रखी? नहीं, वो हुकूमत पंजाब ने अपने बजट में रखी है, उनके पास फाइनेंसेस हैं, और उनकी देखिए ना, हुकूमतों की तरजीह सेट होनी है। ठीक है, अब तरजीह क्या सेट नजर आई है हुकूमत पंजाब की? हमजा शहबाज साहब वजीर आला है, उन्होंने कहा जी हम दवाइयां मुफ्त करेंगे, हम गरीब तरीन लोगों के लिए बिजली मुफ्त करेंगे, तो हम तालीम के ऊपर और सेहत पर तवज्जो देंगे। उनकी प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी शिफ्ट करके अगर रिसोर्सेज वहां शिफ्ट करते हैं तो उनके पास देखिए ये 8.8 मिलियन कंज्यूमर्स हैं और तकरीबन 5 करोड़ 40 लाख शहरी हैं, अफराद हैं। तो अब 5 करोड़ 40 का मतलब है कि तकरीबन आप 40% पंजाब की आबादी, 1/4 40% पंजाब की आबादी जो है वो तकरीबन 12 करोड़ है। तो आप 40% पंजाब में रहने वालों को उनके बिजली का बिल का रिलीफ दे रहे हैं। ये इसलिए भी है कि हमें इस बात को साबित करना है कि अगरचे हमने एक मुआशी प्रेशर के तहत जो इशूज हमारे पर आए हैं, हमें दूसरी जगहों पे हमने मुश्किल इकदाम किए हैं, लेकिन साथ ही जो जहां हमारी हुकूमतें हैं वहां हम आवाम को रिलीफ भी दे रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, टाइम खत्म हो चुका है, बट आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन। आपने किसी प्रोग्राम में, किसी इंटरव्यू में आपने शायद कहा था कि हम इसलिए आए हैं क्योंकि अगर हम ना आते, इमरान खान को ना हटाते, तो वो कोई जजेस लेके आ रहे थे जिसपे केसेस बन रहे थे, हम सब ना अहल हो रहे थे। उसको इमरान खान साहब ने बहुत पिकअप किया आपके उस जी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जी। किस लिए शुक्रगुजार हैं आप उनके? इसलिए कि उन्होंने जो है इस बात तो, को, यानी कि आप लोग इसलिए आए कि अपने केसेस खत्म करवा सके, अपनी नाअहलियों से बच सके? देखिए, ये हम इसलिए आए कि हमने पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी कायम रखनी है। जो हमें खदशा था, क्योंकि इमरान खान की फॉशिस्ट हुकूमत थी और हमें यह खदशा था कि अगर ये अपनी मुद्दत पूरी करने तक चले गए तो मुल्क में सदारती निज़ाम भी आ सकता है, मुल्क में तमाम अपोजिशन। देखिए, अगर राना सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हेरोइन डाली जा सकती है ना, तो कुछ भी हो सकता है, लिटरली। यानी आप
ने 22 महीने आज पंजाब के वजीर आला जो हैं उनको जेल में डाला बगैर सबूत और शवाहिद के। आपने 11 महीने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं उनको डाला बगैर सबूत और शवाहिद के। तो जैसे जैसे ये वक्त करीब आना था, इनके फॉसिस्ट एजेंडास थे और उसको रोकने के लिए तमाम ऑपोजिशन इकट्ठी हुई। आज भी देखिए, सिर्फ मुईशत ठीक है, मुईशत इंतहाई अहम मामला है, बिजली इंतहाई अहम मामला है, लेकिन हमारे बच्चों का इस मुल्क में मुस्तकबिल पाकिस्तान में आइन की अमलदारी से जुड़ा हुआ है और हम उसके मुहाफिज हैं और उसकी हिफाजत करने के लिए ये हमें बहुत इंतहाई मुश्किल स्टेप हमने उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब, आज खास तौर पर प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आई विश कि हमारे पास टाइम थोड़ा सा और ज्यादा होता और आपको हम मजीद ज़हमत देते कुछ मजीद अहम सवालात के लिए, बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आएंगे तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची के मसाइल, MQM के मसाइल, उनसे डिस्कस करेंगे। जी, और इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ खास तौर पे मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा और कराची के साबिक मेयर जनाब वसीम अख्तर साहब। MQM के गुज़िश्ता दिनों वफाकी हुकूमत के साथ बहुत शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और ये बात हकीकत है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब तक मखलूत हुकूमत के साथ, जो कि माजी में PDM रही है, उसके साथ अगर शामिल ना होती तो PDM के लिए इमरान खान की हुकूमत को गिराना मुमकिन ना होता। MQM के वोट्स इंतहाई ताकतवर हैं, पॉलिटिकली भी और डेमोग्राफिकली भी, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हमेशा से शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात रही हैं कि उनके वोट का हक तस्लीम नहीं किया जाता, उनके वोट का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाता और उनके वोट को इज्जत नहीं दी जाती। अभी कुछ अरसा पहले, चंद ही रोज पहले, MQM ने बलदियाती इलेक्शन में बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन जिस तरह से उनके तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खुल के आए कि जी मुआहदे को ऑनर नहीं किया जा रहा, वो मुआहदा जिसकी बुनियाद पे PDM का साथ दिया MQM ने और मखलूत हुकूमत को हुकूमत में आने का जवाब फराहम किया। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात कोई नए नहीं है, कोई आज के नहीं है, ये गुज़श्ता कई सालों से, कई दहाइयों से चल रहे हैं। यहाँ तक के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खुद भी कह चुकी है, तंग आकर उन्होंने खुद भी कह दिया, वसीम अख्तर साहब ने कह दिया कि हमने तमाम सियासी जमातों से इल्हाक करके देख लिया, अब आप बताएं कि हम क्या करें। तो ये किसी और ने नहीं बताना, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने खुद बताना है, क्योंकि बतौर सियासी जमात और बतौर अवाम के नुमाइंदों के MQM खुद ही अवाम को जवाब दे हैं। सो गुफ्तगू का सवाल जवाब के सिलसिले का आगाज करते हैं जनाब वसीम अख्तर साहब से। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। कराची के तहफ़्फ़ुज़ात पे हम लोग सैकड़ों प्रोग्राम कर चुके और हमारे से ज्यादा दफा बात, हमारे से कई हजार गुना, हमारे से सैकड़ों गुना ज्यादा दफा गुफ्तगू और आवाज आप लोग उठा चुके, क्योंकि आप लोग कराची के असल वारिस हैं। लेकिन जैसा कि आपने खुद एक बेबसी का इजहार किया कि जी हमें बताया जाए कि हम क्या करें, हमने सारी सियासी जमातों से इल्हाक करके देख लिया, तो क्या वाकई MQM के मसाइल का, कराची के मसाइल का कोई वाली वारिस नहीं है? ये इसी तरह से मामला चलते रहेंगे? बिल्कुल। अगर आप हिस्ट्री देखें कराची से रिलेटेड सियासी तौर पे, तो कराची के साथ या सिंध के शहरी इलाकों के साथ ये ज्यादतियां रही हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा पूरे सिंध के साथ ही रही हैं। दही इलाकों का भी बहुत बुरा हाल है। और फिर जितनी भी बड़ी सियासी जमातें इक़्तिदार में आई हैं, उनका ये फर्ज बनता है और बनना भी चाहिए कि कराची को डेवलप करें। कराची दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, 2 पोर्ट्स हैं और इकोनॉमी यहाँ पाकिस्तान का बजट यहाँ के टैक्स से चलता है, बनता है, तो ये सबको पता है। मैं नई बात नहीं कर रहा, मगर ये लाखों करोड़ों दफा रिपीट हो चुकी है ये बातें जो मैं कर रहा हूँ, मगर किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। पार्टियां इक़्तिदार में आती हैं मगर कराची से रिलेटेड पॉलिसी नहीं बनती जो बननी चाहिए, चाहे वो एकेनिक के अंदर फैसले हो रहे हो इस्लामाबाद में बैठ के कि डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस शहर की क्या प्रायोरिटीज हैं उधर देने चाहिए। कराची में ना ट्रांसपोर्ट है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना ट्रांसपोर्ट तो अभी चलाई ना, ट्रांसपोर्ट तो अभी चलाई ना। पीपल्स पार्टी ने चंद रोज पहले उन्होंने पीपल्स बसेस, अवामी बसें चलाई कराची में।
अभी चलाई, बड़ी अच्छी बात है। कुछ बसें चलाई, 3.5 करोड़ की आबादी है। यहाँ तो केसीआर को चल देना चाहिए था, मेट्रो चलनी चाहिए थी। वो बसें भी अभी वो खुद सिंध गवर्नमेंट भी चाह रही है और कह रही है ये पूरी नहीं है, अभी ये इनफ नहीं है। जाहिर है 3.5 करोड़ की आबादी है इस शहर की, ये बसें कुछ भी नहीं है, होनी चाहिए। अच्छा इकदाम है, अप्रिशिएट करूंगा, मगर जिस तरह से कराची का शेयर कराची के लोगों को मिलना चाहिए, जिस तरह से कराची का रहने वाला टैक्स देता है, रिटर्न में क्या मिलता है, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है इस वक्त। लोग तंग आए हुए हैं कराची के, हैदराबाद के, मीरपुर खास के, सक्खर के, नवाबशाह के। अब कराची की या सिंध के शहरी इलाकों की जमात होने के नाते यहाँ मैंडेट मिलता है एमक्यूएम को, लोग एमक्यूएम को वोट देते हैं। ये वो वाहिद जमात है इस मुल्क की जो रिप्रेजेंट करती है मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास को। अगर एमक्यूएम को आप साइड पे कर दें तो ना सेनेट, ना नेशनल असेंबली, ना प्रोविंशियल असेंबली में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। ये वाहिद जमात है पूरे मुल्क की। अब हमारी कोशिश ये है, जो ये इश्यूज हैं जिनको मैंने गिनवाया आपको, कि ये इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए कराची के। कराची बड़ा शहर है, हर सियासी जमात से एग्रीमेंट करके देख लिया, पास्ट में भी, अभी लेटेस्ट आपके सामने पीटीआई से किया, जू के तू है सारे मुतालबे। उसके बाद अब जब माहौल ऐसा बन गया पूरे मुल्क में कि नो कॉन्फिडेंस तक की बात आ गई, तो जाहिर है मैं भी एक सियासी जमात हूँ, मैं भी एक अलग आइन रखता हूँ, मैं भी एक सोच रखता हूँ सियासी, तो मुझे भी आगे देखना है। आगे 23 में इलेक्शन है, तो हमें ये सारी चीजें नजर आ रही थी, उस पे हमने अलहदगी इख्तियार की और उन जमातों से इलाज किया जो सामने नजर आ रही थी कि सिंध की हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है। 23 के इलेक्शन के बाद हमें, हमारी जो सोच है, हम जो समझते हैं वो कुछ और है। हम चाहते हैं इन जमातों से इलाज हो। हमने उनसे बातचीत की, उनको एक मेज पे लेके आए, सारी डिमांड्स जो सिंध के लोगों की हैं वो उन जमातों के सामने रखी। ये पहली दफा हुआ है गरीदा कि नेशनल लीडरशिप एक मेज पे बैठी है और उसने कराची के वो इश्यूज जो एमक्यूएम ने दिए उनको एक्सेप्ट किया है और ये कहा है कि ये इश्यूज जेन्युइन है, ये होने चाहिए और हम ये कराएंगे। नून ने, पीएमएलएन नून ने ये कहा है 23 के इलेक्शन के बाद अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि 2/3 मेजॉरिटी हासिल करें और उसमें फिर कानून साजी करें और कराची ओनली। ये बातें हमारी डिसाइड हुई हैं। इसी तरह सिंध में बिलावल साहब, आसिफ जरदारी साहब से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है, आसिफ साहब के अल्फाज रिकॉर्ड पे हैं कि मैं नहीं चाहता कि बिलावल की कराची के, हैदराबाद के लोगों से झगड़ा रहे, मिल के चलना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, हमने इसको एक्सेप्ट किया, हम भी मिल के चलना चाहते हैं। हम कोई जद्दी पुश्ती सियासतदान नहीं है, हम ये इश्यूज की वजह से इस सियासत में आए हैं कि इश्यूज रिजॉल्व हो। माजी में जितनी बड़ी सियासी जमातों ने यहाँ से वोट लिया, कराची के इश्यूज पे आवाज बुलंद नहीं की। आज एमक्यूएम वो वाहिद जमात है जो कराची, अदूर सिंध, पूरे सिंध की आवाज बुलंद कर रही है कि ये इश्यूज सिंध से पर्टेन करते हैं, खुदा का वास्ता है इसको रिजॉल्व करें। पूरा मुल्क तरक्की करेगा, जमहूरियत मजबूत होगी अगर आपने बल्दियाती निजाम कराची का मजबूत कर दिया। ठीक है, लेकिन वसीम बख्तर साहब, आप लोगों ने इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 3.5 पौने 4 साल तो निकाल लिए ना, वहां पर भी आप इसी तरह से अपने तहफ्फुज़ात का कभी कौमी असेंबली में, कभी दबे, कभी चुपके, कभी मुलाकातों में उसका इजहार आप करते रहते थे। लेकिन क्या वजह है कि इस नई हुकूमत के साथ, मखलूत हुकूमत के साथ 2.5-3 महीने के अंदर ही आपके इतने तहफ्फुज़ात हो गए कि आप लोगों को वार्निंग देनी पड़ गई कि जी हम फिर कोई और फैसला भी कर सकते हैं? तो मामलात कहां पर इतने ज्यादा खराब हो गए थे? देखिए, मैं गरीदा आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से आई एम थैंकफुल टू यू कि ऐसे मौके पे आप ये प्रोग्राम कर रहे हो। मैं पूरे मुल्क की आवाम को भी बताना चाह रहा हूँ, हमने बड़ी सिंसेरिटी के साथ ये फैसला किया था कि हम पीडीएम के साथ गए थे जी। और हमने जो अपनी डिमांड रखी थी वो सारी पर्टेन करती थी लोगों के इश्यूज पे, सियासी हमारे इश्यूज पे नहीं, हमारी जमात के जो इश्यूज हैं और जो आवाम के इश्यूज। और वो डिमांड्स, वो एग्रीमेंट पब्लिक के सामने हमने साइन करवाए थे सबसे। बिल्कुल सही, आपको याद होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम इतनी सिंसियरिटी के साथ चल रहे हैं आपके साथ, ठीक है।
हम भी चाहते हैं कि आप भी उसी तरह हमारा जवाब दें, हमारे साथ सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ें, हम ये चाहते हैं, जो कि हमने आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी उस वक्त जब एग्रीमेंट साइन हो रहे थे। तो अब अगर मेरे उस डिमांड, जो पहली डिमांड है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि बल्दियाती निजाम मजबूत हो, ये मेरी पहली डिमांड है, तो उसको आप इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करा दें। और बिलावल साहब ने, आसिफ साहब ने एग्री किया था, ये रिकॉर्ड निकाल लें, आपके पास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जी, बिल्कुल रिकॉर्ड पे बाद में की, रिकॉर्ड पे है। तो ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? मैंने अपने लोगों से वादा किया हुआ है, सिंध के लोगों से, कि ये बल्दियाती निजाम हम मजबूत करेंगे। वादे को भी छोड़ दें, अगर ये मजबूत नहीं करते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं ये। तो आप ये निजाम मजबूत करेंगे तो सिंध मजबूत होगा भाई, इकोनॉमी बेहतर होगी, जमहूरियत बेहतर होगी। ये बल्दियाती निजाम जमहूरियत की नर्सरी है। जब अगर ये मजबूत हो गई तो जमहूरियत भी मजबूत हो जाएगी, इकोनॉमी भी मजबूत हो जाएगी। ये हम सारी बातें उनसे कर चुके हैं। तो अब अगर मैं ये देख रहा हूँ कि डिले हो रहा है, उसके अंदर डिले हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता डिले, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं तो आवाज बुलंद कहाँ करूंगा? उन्हीं लीडरान के सामने जाऊंगा। मौलाना फजल रहमान साहब से रिक्वेस्ट की, शहबाज साहब से रिक्वेस्ट की, पूरी टीम जो नून की बैठी थी, आसिफ साहब से रिक्वेस्ट की, बिलावल साहब से रिक्वेस्ट की कि इसको जल्दी इंप्लीमेंट कराएं। और जिस तरह से डीलिमिटेशंस की गई हैं, जिस तरह से इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सिंध गवर्नमेंट के पास हैं और सिंध गवर्नमेंट अपनी मर्जी से हल्का बंदियां कर रही है, वो गलत है। ये जेरीमेंडरिंग है, ये फिर ज्यादती है। जो आपने अपनी बात शुरू की कि एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करेंगे, एक दूसरे के मैंडेट को एक्सेप्ट करेंगे, वो कहाँ है? वो तो नहीं हो रहा। आपने 14 जिलों में इलेक्शन देख लिए इंटीरियर सिंध के, हमारे जीती हुई सीटें जो हैं वो लास्ट मोमेंट पे कुछ पोलिंग स्टेशन के रोक लिए गए रिजल्ट्स, उसमें हमें थोड़े से वोट से हरा दिया गया। तो ये अगर तरीका रहेगा तो मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूं जो कि नाराज थे इस एग्रीमेंट पे? मैंने उनको राजी किया था, उनसे जाके बातें की थी कि हम सिंध में ही रहते हैं, हम चाहते हैं कि मिल के चलें ताकि कराची भी तरक्की करे, हैदराबाद भी तरक्की करे। हमने यकीन किया था उनकी बातों पे। अब इससे ज्यादा सिंसियरिटी क्या करूं मैं? किससे इलाक करूं? चाइना से करूं, रशिया से करूं? यही तो सियासी जमातें हैं जिनसे इलाक करना है। ठीक है, अब ये सिंसियर नहीं है तो फिर अवाम जाने। ये बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल वैलिड है और कम से कम मेरी अपने हद तक सपोर्ट आपके साथ है, आपके इन अवामी मुतालबात पे आपके साथ है। वसीम अख्तर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद इश्यूज पे डिस्कशन करेंगे। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपके कंसर्न्स, आपके तहफ़्फ़ुज़ात, आपकी शिकायत, आपकी ग्रीवेंसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, फेडरल गवर्नमेंट से या नून लीग से, टू पुट इट दैट वे, वो नहीं है, या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आपकी डायरेक्टली भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, रिजर्वेशंस हैं? नहीं, देखें, फेडरल गवर्नमेंट अभी इसमें नहीं आती। पहला जो एग्रीमेंट था वो पीपल्स पार्टी से था। ज्यादातर मैटर्स पर्टेन करते हैं सिंध से। सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं हमारी सारी डिमांड। सबके पास रिकॉर्ड पे है ये। तो जब एक्सेप्ट कर लिए मेरे भाई, तो हम भी तो सिंध में रहते हैं, हम भी तो पाकिस्तानी हैं। मैं तो अलग से तो कुछ नहीं मांग रहा। मैं इस शहर को, वो जो एक आर्टिकल 140A है आइन में, उसको मजबूत करने के लिए एक लोकल गवर्नमेंट मांग रहा हूँ, उसको आईनी प्रोटेक्शन दिलवाना चाह रहा हूँ, ताकि जिस तरह नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली को आईनी प्रोटेक्शन है, उस तरह काउंसिल को भी आईनी प्रोटेक्शन मिल जाए, ताकि जो ये इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक जाएं और नीचे के लोगों के मसाइल हल हों। MNA MPA अब गटर और ये सड़कें नहीं बनाते हैं, वो कानून साजी करते हैं। हमें आगे बढ़ना होगा मेरे भाई, इसी तरह जमहूरियत मजबूत होगी। वरना तो फिर ये जो MNA MPA को फंड्स दे दिए जाते हैं, वो पॉलिटिकल ब्राइब है, वो ज़िया है पैसों का। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल की इजाजत मुझे दीजिएगा। आपने कहा कि जब भी जो बल्दियाती इलेक्शन में सिंध के 14 डिस्ट्रिक्ट्स में जो हुए, वहां पे आपका मैंडेट चुना गया, आपकी
सीटें जो है रिजल्ट्स रोक लिए गए। इसी तरह से जो 240 का इलेक्शन हुआ वहां पे एमक्यूएम बहुत मुश्किल से बड़ा नेक टू नेक चंद हजार के वोटों के साथ आपका तनासब हुआ, और जो पहले नंबर 1 पे आ रही थी जमात, उनका भी यही मौकिफ है कि जी आरटीएस एंड टाइम पे रोक लिया गया और हमारी सीट छीन ली गई और हमारा मैंडेट लेके एमक्यूएम को दे दिया गया। सो ये कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हुआ क्या है? दीगर जमातें इतना क्लोज, और खासतौर पर बिल्कुल एक ऐसी जमात जो कि फर्स्ट टाइम जिसने इतना टफ मुकाबला आपको दिया है टीएलपी का, इससे पहले 3rd या 4th पोजीशन पे वो सस्टेन करते थे, तो क्या आप समझते हैं कि कराची में आपका वोट बैंक मुतासिर नहीं हो रहा वसीम अख्तर साहब? और 245 के लिए क्या तैयारी है? देखिए, मैं समझता हूँ सियासत में और जो जब इलेक्शंस होते हैं उसमें इस तरह से रिजल्ट्स आते हैं, इस तरह से पार्टियों की सीटें जो माजी में रही हैं वो चली भी जाती हैं, ज्यादा वोट भी पड़ जाते हैं, ये होता है। ये बाय इलेक्शन था, ठीक है, ये बाय इलेक्शन था। मेरा वोट अल्लाह का शुक्र है इंटैक्ट है। अब आपने जिस 240 की बात की उसमें पीटीआई ने टीएलपी को सपोर्ट किया, जमात इस्लामी ने टीएलपी को सपोर्ट किया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, होता है। वो इलेक्शन वर्किंग डे पे कराया गया। हमने रिक्वेस्ट की कि संडे के रोज कराएं, क्योंकि लांडी कुरंगी का आदमी डेली वेजेस फैक्ट्रियों में काम करता है, उसको वोट डालना मुश्किल हो जाएगा, मगर नहीं मानी गई हमारी। वो वर्किंग डे पे कराएगा, चले कोई बात नहीं। इलेक्टोरल लिस्ट जो इलेक्शन में जो लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट, उसमें 2 लिस्टें चल रही थी। उसमें हम चाह रहे थे कि वो लिस्टें बेहतर हो जाए, वो नहीं की, डिलिमिटेशन गलत की गई। तो ये सारी चीजें सामने रख के बिल्कुल मैं मानता हूँ वोट पहले से कम पड़े हैं हमें, बिल्कुल ऐसा हुआ है और ऐसा होता है। इससे पहले बल्दिया में इलेक्शन हुआ था, पीटीआई ने वो जीता था इलेक्शन, अब जब बाय इलेक्शन हुआ तो तीसरे नंबर पे आई। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा। इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि इसमें मुत्तहिदा के लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, या आपका वोट बैंक कोई मुतासिर नहीं हो रहा कराची में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कुछ % वोट मुतासिर हुआ है तो वो टीएलपी ने वो मजहबी एक स्लोगन जो दिया है, अब वो स्लोगन आप सबने देखा कि हजूर की बात कर रहे हैं, लब्बैक की बात कर रहे हैं, और सड़क पे सर फाड़ रहे हैं, लोगों के सरिये मार रहे हैं, लोगों गोलियां मारी, एक आदमी मर गया। तो मेरे हजूर का सबक ऐसा तो नहीं था। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मजहब के नाम पे वोट ले रहे हो आप, लोगों को मिसगाइड कर रहे हो। मेरे हजूर ने ये सबक तो नहीं पढ़ाया था कि लोगों को मारो, लोगों के सर फाड़ो। ये कौन सा सबक दे रहे हैं आप? सियासत में मजहब को क्यों ला रहे हैं? इससे मैं मानता हूं कि हमारे वोट बैंक में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है कि टीएलपी की तरफ गया है। जाहिर है हजूर का नारा लगाएंगे, लब्बैक की बात करेंगे तो लोग तो जाएंगे, मगर मेरी नजर में तो कायदे आजम की वो तकरीर कि स्टेट अफेयर्स को अलग रखा जाए, मजहब को अलग रखा जाए, ये होना चाहिए। ये साहिब इक़्तिदार को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए कि ये जो हो रहा है, मजहब को सियासत में लाया जा रहा है, ये गलत है बिल्कुल। बहुत बेहतरीन नुक्ता है आपका, और मेरी मुकम्मल सपोर्ट आपके इस नुक्ते पे, आपके इस डिमांड पे, आपकी इस आइडियोलॉजी पे आपके साथ मौजूद है। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी कुछ अर्सा पहले, कुछ रोज पहले हुकूमत के ही एक और इत्तेहादी, आपके बड़े अच्छे कॉलीग, आप लोगों के बड़े अच्छे दोस्त असलम भौतानी साहब, उन्होंने कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा कि जो खुदा की कसम हम लोग इमरान खान की हुकूमत पे बहुत खुश थे, और अगर यही रवैया हमारे साथ रखा तो हम हुकूमत छोड़ने में देर नहीं करेंगे। एमक्यूएम क्या इमरान खान के दौर में खुश थी, या आप लोग अब खुश हैं? आप लोगों की सोच क्या है, आप लोगों का स्टेटस क्या है? और अभी आप लोग हुकूमत छोड़ने का तो नहीं सोच रहे ना कोई बहुत अनकरीब? वरीदा, जिन साहब का जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है वो गुस्से में होंगे। हाँ। उनके कोई मसाइल लोगों के अवाम से पर्टेन करते होंगे, वो हल नहीं हो रहे होंगे। ये हुकूमत जो आई है इसके सामने भी बहुत चैलेंजेस हैं। इसने ये कांटों की सेज मिली है इनको। जो पीएम साहब जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसमें कांटे हैं, बहुत बहुत मुश्किल ऑप्शन लिया है उन्होंने कि इकोनॉमी का आपके सामने हाल जो है वो है अपनी जगह। तो उसमें ये रहते हुए हम सब कोशिश कर रहे हैं कि एमिकेबली ये रिजॉल्व हो जाए, इकोनॉमी बेहतर हो जाए, चीजें आगे चल पड़े। उन्होंने अपना गुस्सा निकाला होगा। जहां तक मुझसे सवाल किया जा रहा है, मैं जब खुश हूंगा, मेरी पार्टी ने माजी में 2-3 दफा पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया, 2-3 दफा नून से इत्तेहाद किया, और इनको
इक्तदार में लेके आए। इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हमने बनवाया था, हम नहीं हटवाया। शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर हमने बनवाया था, बनवाया है 7 वोटों ने। हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम वो उस किस्म के सियासतदान भी नहीं है। हम सब नौकरी पेशा लोग थे, मजबूरन इस इश्यूज को रेस करना और उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सियासत में आना पड़ गया, सिस्टम में आना पड़ गया, उसमें है सिस्टम में। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ये मसाइल हल कर दें, जो हमने लिख के दिया है इनको हल कर दें, ताकि अवाम सुकून का सांस ले। कराची की, हैदराबाद की, सक्कर की, मीरपुर खास की, हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हम अभी खुश नहीं है, हम खुश नहीं है, कराची की अवाम खुश नहीं है। 12-12 घंटे लोड शेडिंग है, 12 घंटे लोड शेडिंग की वजह से पानी नहीं आता है, पानी नहीं मिलता है लोगों को, और ये सबसे ज्यादा टैक्स पेयर लोग हैं जो ये सफर कर रहे हैं मेरे भाई। कौन सुनेगा? इसलिए चीख के बोलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, ये था आज का प्रोग्राम देखने का। बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।